नमस्कार। आज हम 14वां लेसन पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान कि बालक किन किन क्षेत्रों में या किन किन कमियों की वजह से पढ़ने में अपने आप को कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बालकों में कौन कौन सी कमियाँ होती है। ठीक है, साथ ही इसमें पढ़ेंगे हम डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है विकलांग बालक। विकलांग बालक किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो विकलांग बालक यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रेन से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक, शारीरिक या संज्ञानात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। यानी कि विकलांग बच्चे हम उसे कहते हैं जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या संज्ञानात्मक रूप से या दृष्टि रूप से दोषयुक्त होते हैं। यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं या फिजिकल रूप में या मेंटल रूप में या सोचने के या समझने के रूप में दोषयुक्त होते हैं। ठीक है, उसे हम विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक विकास में कमी दोष होती है। ठीक है, जो विकलांग बालक होते हैं इसे जो विकलांग या दिव्यांग बालक होते हैं वो समान जो बालक होते हैं उनकी तुलना में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक जो विकास होता है उसमें कमी या दोष होता है। ठीक है, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे। ठीक है, जिसके कारण उन्हें अधिगम की कठिनाइयां होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके उपलब्धि पर पड़ता है, जिसके कारण उनके अधिगम यानी कि पढ़ने लिखने या किसी चीज को समझने में उन्हें कठिनाइयां महसूस होती है जो सामान्य बालकों से तुलना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो विकलांग बालक होते हैं उनमें मानसिक, शारीरिक या संज्ञानात्मक रूप से कमियां होती है और किसी कंसेप्ट को समझने या उसको याद करने में उनको कठिनाइयां महसूस होती है। ठीक है, तो उसे हम विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इसमें अगला टॉपिक है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। यानी शारीरिक रूप से विकलांग बालक किसे हम कहते हैं देख लेते हैं। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग बालक यानी कि फिजिकल डिसेबल चिल्ड्रेन वे हैं जिनके शरीर के कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती है कि उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या संबोधन करने में विशेष कठिनाई होती है। यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनकी जो शरीर की ज्ञानेंद्रिया होती है वो अन्य बच्चों से थोड़ा भिन्न होती है, जिसके कारण उनको हम विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं उदाहरण के तौर पर जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उसे हम दिव्यांग या विकलांग कहते हैं। ठीक है, श्रवण बाधित यानी कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको हम श्रवण बाधित कहते हैं। ठीक है, मुख या हकलाने वाला बालक, जो बालक अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता है, किसी शब्द को बोलने में हकलाता है तो उसे मुख या हकलाने वाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान। यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है अंग संचालन या दोषरहित छात्र। यानी अंग संचालन या दोषरहित छात्र का मतलब होता है कि जो बच्चे चलने में या दौड़ने में या शारीरिक व्यायाम करने में उनको दिक्कत या कठिनाइयां महसूस होती है तो उनको हम विकलांग बालक की पहचान के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे उनको चलने में पैर एक साथ नहीं चल पाएंगे, अन्य गतिविधियां करने में भी उनको कठिनाइयां महसूस होती है तो उसे हम शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है कि अंग संचालन यानी कि फिजिकल मूवमेंट के दोष को संबंध में मांसपेशियां और शरीर के जोड़ों से यानी शरीर के जोड़ों से है जो अंग अथवा हाथ पैर के को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विषमता वाले छात्रों की शिक्षण उन गतिविधियों में जिसमें शारीरिक क्रियाएं या आवश्यकता पड़ती है सीखने में कठिनाइयां होती है। यानी कि जो अंग संचालन या फिजिकल मूवमेंट है जिसमें शरीर की मांसपेशियां या जोड़ों का उपयोग किया जाता है जिसके वजह से बच्चे अपने हाथ पैर को चलाते हैं या आगे बढ़ाते हैं उनको उसमें कठिनाइयां महसूस होती है। तो इस प्रकार की विषमताओं के जो बालकों में लक्षण हमको देखने को मिलते हैं उसे हम अंग संचालन दोषयुक्त छात्र कहते हैं। ठीक है, जिनकी मांसपेशियां या जो शरीर में जोड़े हैं या हाथ पैर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं तो उनको हम अंग संचालन या दोषयुक्त छात्र कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला आता है, अगला देख लेते हैं। अगला है दृष्टि दोषी छात्र। दृष्टि दोषयुक्त छात्र, यानी दृष्टि दोषी छात्र क्या होता है कि जिन छात्रों को दिखाई नहीं देता है उसे हम दृष्टि दोष छात्र कहते हैं। ठीक है, इनके लिए इनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। दृष्टि दोष छात्रों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं उनको अलग करके नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि जो समावेशी शिक्षा है यानी कि सबको एक साथ लेकर उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि दृष्टि दोषी छात्र समान पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होते हैं। यानी कि जो दृष्टि वाले जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो सामान्य पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो प्रयोग या उपयोग किया जाता है वो है ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो बच्चे समान रूप से पाठ्य पुस्तक पढ़ पाते हैं वो दृष्टिबाधित या दृष्टि दोषी बालक नहीं पढ़ पाते हैं, तो इनके लिए ब्रेल लिपि पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि जो चीज या जो शब्द लिखे होते हैं वो उभरे होते हैं और उसको टच करके दृष्टिबाधित दोषी छात्र उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? अगला है श्रवण दोष छात्र, यानी कि जिन बच्चों को सुनने में कठिनाइयां होती है उसे हम श्रवण दोष छात्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं कि शैक्षिक बातचीत और सीखने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो विद्यार्थी के श्रवण संबंधी समस्या उसके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो चीज बालक सीखता है वो सुनकर ही सीखता है, तो उनको सीखने में यदि सबसे ज्यादा कठिनाइयां महसूस होगी तो सुनने में, और जिन बालकों को सुनने में कठिनाई महसूस होगी उसको हम श्रवण दोष छात्र कहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के लिए एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये श्रवण दोषी छात्र हैं। जिन बच्चों को सुनने में या चीजों को समझने में कठिनाइयां होती है उसे श्रवण दोषी छात्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है वाणी दोषी छात्र। वाणी दोषी छात्र क्या होते हैं कि जो बच्चे किसी शब्द को अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते हैं या कोई वाक्य को अच्छी तरीके से नहीं बता पाते हैं तो उसे वाणी दोषी छात्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो बोलते समय वाणी में कठिनाइयां महसूस होती है, यानी बोलते समय उनको कठिनाइयां महसूस होती है, स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बोलते समय रुक रुक कर बोलते हैं अर्थात हकलाते हैं, किसी चीज को बोलते हैं वह हकलाकर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आवाज की आवश्यकता से अधिक मोटाई में पतला होती है, यानी जो बोलते हैं वो अधिक मोटा या पतला होने लगती है उनकी आवाज। ठीक है, तो ये वाणी दोषयुक्त छात्र है। ठीक है, इसके बाद अगला है, देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान, यानी जो मानसिक रूप से विकलांग बालक है उनकी पहचान कैसे करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान यह है कि उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। ठीक है, और वो पढ़ाई में बहुत अधिक कमजोर होते हैं। यानी जो मानसिक रूप से विकलांग बालक है वो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और जो पढ़ाई या पढ़ने के दौरान उनको बहुत किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं और पढ़ने में भी कमजोर होते हैं। ठीक है, दूसरा है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान उनके निम्नलिखित व्यवहारों से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है कि शैक्षिक उपलब्धि के स्तर निम्न होना, जल्दी भूलने की आदत, थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठ को भूल जाना। यानी कि मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए उनकी पहचान कैसे होती है कि वो शैक्षिक उपलब्धि को स्तर में निम्न होते हैं, जल्दी भूलने की उनकी आदत होती है, थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठ को भूल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो मानसिक रूप से विकलांग बालक है उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है अधिगम अशक्तता किसे कहते हैं, इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ छात्रों को पढ़ने लिखने या मौखिक अभिव्यक्ति शब्द को वर्तनी करने या गणित और तर्क शब्द को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहते हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, यानी कि अधिगम अशक्तता क्या है। तो कुछ बालक होते हैं जो पढ़ने लिखने या मौखिक अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को कहने या वर्तनी यानी शब्दों के वर्तनी करने यानी किसी शब्द को बोलने या गणित में तर्क करने समझने आदि में उनको कमजोरी महसूस होती है यानी समझने में दिक्कत होती है, तो उसे हम अधिगम अशक्तता कहते हैं। ठीक है, मैं जो बालक नहीं कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके लिखने पढ़ने या बोलने में या गणित में कैलकुलेशन करने में
कठिनाइयाँ महसूस होती है उन उसको हम अधिगम अशक्तता वाले बालक कहते हैं, ठीक है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो अधिगम अशक्तता के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें पहला है मौखिक रूप से सीखने एवं भाषा संबंधित अशक्तता, यानी कि मौखिक रूप से जो बोला जाता है या सीखा जाता है तो उसमें कौन कौन सी कमियां या अशक्तता होती है। तो इसमें आता है अफेजिया या डिस्फेजिया, ठीक है। दूसरा होता है पढ़ने की अशक्तता, यानी पढ़ने समय कौन कौन सी अशक्तता होती है। तो इसमें होता है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, ठीक है। तो जो लिखने संबंधित अशक्तता होती है उसे हम अग्रेफिया, अफेक्सिया या डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। और चौथा है शब्दों को वर्तनी संबंधित अशक्तता, यानी कि शब्दों के जो वर्तनी होती है उससे बोलने समय जो अशक्तता होती है उसे हम वर्तनी में त्रुटि, जैसे लड़का कोई है, लकड़ी, लड़की को लकड़ी कहता है, और सरल को सलर कहता है। तो ये शब्दों को बोलने समय जो अशक्तता होती है उसे हम अधिगम अशक्तता के प्रकार के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और पांचवा है जो गणित के संबंधित अशक्तता होती है इसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम के अशक्तता के प्रकार है, ठीक है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है। देख लेते हैं अगला क्या है कि कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तता क्या है, यानी कि जो अधिगम अशक्तता में कुछ प्रमुख है। इसमें आता है अफेजिया। अफेजिया किसे कहते हैं, तो भाषा एवं संप्रेषण की अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहते हैं, यानी कि जो बालक बोलने में या भाषा को व्यक्त करने में कठिनाइयां महसूस होती है उसे हम अफेजिया कहते हैं, ठीक है। यानी भाषा जो संबंधित अधिगम अशक्तता है उसे हम अफेजिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है अफ्रेक्सिया। अफ्रेक्सिया, इसमें दूसरा आता है अफ्रेक्सिया। अफ्रेक्सिया क्या है, तो अफ्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों का संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना में निपुण नहीं होता है। यानी कि अफ्रेक्सिया में क्या होता है कि जो सूक्ष्म गति कौशल, यानी कि जो हमारी छोटी मांसपेशियां है जैसे लिखने, चलने, टहलने आदि में उसे कठिनाइयां महसूस होती है, ठीक है। तो उसे हम अफेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है अलेक्सिया। अलेक्सिया, ठीक है। अलेक्सिया किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। यानी कि कुछ बच्चों में मस्तिष्क में चोट लगने से या अन्य चीजों से उनके मस्तिष्क में क्षति पहुंच जाती है जिसके वजह से उनको पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, जिसे हम अलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो डिसलेक्सिया एक शब्द है, एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकास से है। यानी डिसलेक्सिया जो है एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध है पठन विकास से। यानी कि डिसलेक्सिया जिसे पठन विकार हम कहते हैं, इसे अधिगम अशक्तता में बालक धारा प्रवाह को पढ़ने तथा लंबे अंशों को समझने में कठिनाई होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब बालक किसी शब्द को पढ़ता है तो उसमें उसको कठिनाइयां महसूस होती है। जैसे कि बी को डी पढ़ेगा, ठीक है, बी को डी पढ़ेगा, छोटा वाला डी जो है वो बी पढ़ेगा, ठीक है, बी विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद सौ को वाज पढ़ेगा, उसमें अंतर नहीं समझ पाता। जैसे वर्ड को मोड पढ़ेगा, ठीक है, डिस्क्राइब को प्रिस्क्राइब पढ़ेगा। तो ये तमाम प्रकार की डिस्लेक्सिया के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित अशक्तता को कहा जाता है। यानी कि जो बच्चे लिखने में अच्छी तरीके से कोई शब्द नहीं लिख पाते हैं उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। जैसे ए बनाना हुआ तो ए सही से नहीं बना पाएंगे, बी बनाना हुआ तो बी को बनाने में उनको दिक्कत होगी। तो ये डिस्ग्राफिया के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है कि इसमें बच्चे जो गणित के में उसे कैलकुलेशन होती है उनको करने में दिक्कत होती है, ठीक है। दो दो को जोड़ने में उनको कठिनाइयां हो गई, एक को जोड़ने में कठिनाइयां हो गई, ठीक है। तो जो गणित से संबंधित या कैलकुलेशन से संबंधित विकार होता है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान। यानी कि जो अधिगम अशक्तता वाले छात्र है उनकी पहचान कैसे करेंगे हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला है छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं। छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता है यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्वक होती है। यानी कि बच्चे जो है चीजों को समझते हैं लेकिन
वो अच्छी तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा है, छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाते हैं किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी कि छात्र इसमें अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाते हैं लेकिन उनको व्यक्त करने में उनको कठिनाइयां महसूस होती है, तो ठीक है। इस प्रकार से हम अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों को पहचान पाएंगे। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, अधिगम आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा। यानी कि जो अधिगम आवश्यकता वाले बालक हैं उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इन बालकों को परिवार के वातावरण को सुधार कर उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। यानी कि जो अधिगम आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनके परिवार को, उनके परिवार, जो परिवार है या वातावरण है, उनको सुधार कर उन बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ गलतियाँ कर रहे हैं उसको बताना चाहिए। जो परिवार वाले हैं उनको इस चीज़ के लिए समझने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए तथा बच्चे को मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो ये अधिगम आवश्यकता वाले बालकों की जो शिक्षा के लिए उसके वातावरण, उसके परिवार को, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये अधिगम आवश्यकता के बारे में हम लोग समझे और बालकों में कौन कौन सी कमियां होती है पढ़ने समय, इसके बारे में समझे। इसमें हम लोगों ने विकलांग बालक किसे कहते हैं और अधिगम आवश्यकता वाले जो बालक, इसके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। अगला चैप्टर 15वां पढ़ेंगे, उसमें इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम 15वां पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।